माध्यम विकास सेकंड ईयर के छात्रों, चलिए फिर से एक वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपके पास, जैसा कि मैंने कहा हूं, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के 10-11 गणित का पूरा बंच दिया हुआ है। मैंने उसके पहले थ्योरी समझाया, बाद में प्रॉब्लम नंबर 1 लिया था। आज मैं लेके आ रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 9। ये जो वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं, ये आपके प्रॉब्लम नंबर 9 के लिए। जान के 9 इसलिए मैंने लिया है कि इसके पहले का जो मैंने प्रॉब्लम आपको समझाया था, उसमें जो ग्रॉस के नियम थे वही ग्रॉसिंग के नियम इसमें थोड़े से ज्यादा है और कुछ नई टर्म्स है, उसको लेकर के मैं आपके पास में आ रहा हूं। अब हम देखते हैं इसके अंदर में कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से हमें किस तरह से गणित को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें आपको फैमिली पेंशन दिख रही है 30,000 रुपीज। अब फैमिली पेंशन का रूल है कि जो फैमिली पेंशन मिलती है ये पूरी की पूरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नहीं बनेगी। इसमें से 30,000 में से इसका 1/3 या 15,000 रुपए, दोनों में से जो कम है वो पहले माइनस होंगे। तो फैमिली पेंशन कितनी मिली? 30,000। 30,000 का 1/3 यानी इसको 1 से गुणा 3 से भाग दिए तो कितना हो गया? 10,000 या 15,000, दोनों में से जो कम है वो 30,000 में से माइनस होंगे। तो ये देखिए मैंने कहा कि फैमिली पेंशन रिसीव्ड 30,000 माइनस ये 1/3 या 15,000 में से जो कम है। यदि 1/3 मान लो थोड़े देर के लिए यहाँ पर 60,000 हो जाता, ये रकम 30 की जगह 60 रहती, तो 60 को आप 3 से भाग देते तो कितना आता? 20,000। उस समय 20 माइनस नहीं होगा, 15,000 होगा। तो दीज आर द रूल्स। इनकम टैक्स के कुछ नियम है, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। जब कभी फैमिली पेंशन आई तुरंत उसका 1/3 करो और उसको 15,000 से कंपेयर करो, दोनों में से जो कम है। यदि 1/3 15,000 से ज्यादा आता है तो 15,000 माइनस होगा, और 1/3 यदि 15,000 से कम है तो कम वाली रकम माइनस होगी। घटने के बाद जो बचेगा वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट रॉयल्टी, मैंने आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया था। ये रॉयल्टी का मतलब होता है, यदि मैं मान लो प्राध्यापक हूँ और मैंने कोई अकाउंट की किताब लिखा है या टैक्स की किताब लिखा है, तो जो पब्लिशर्स रहते हैं वो उसको बेचते हैं और मुझे रॉयल्टी देते हैं। तो अब रॉयल्टी जब देंगे तो वो मेरी इनकम हो गई। लेकिन किताब को लिखने के लिए मैंने कागज खरीदा होगा, टाइपिंग किया होगा, कंप्यूटर किया होगा, इन सबका खर्चा घटाने की मुझे परमिशन है। तो ये गणित को उसने बोला है कि उस जो लेडीज का गणित है ये, कि वो मैडम को रॉयल्टी मिली 50,000 और उसमें साफ साफ लिखा है कि उसने इस रॉयल्टी के लिए जो भी काम किया होगा, तो टाइपिंग खर्चा किया या कंप्यूटर खर्चा किया या प्रिंटिंग खर्चा किया, 5,000 ही घटेगा। तो 50 में से 5,000 घटने के बाद जो बची वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर। अब आ जाइए आप विनिंग फ्रॉम लॉटरी। हाँ, अब यहाँ पर आप मुझे क्रॉस कर सकते थे यदि क्लास रहती तो, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में क्या कहा था कि रिसीव्ड वर्ड है तो ग्रास करना है, विनिंग है तो ग्रास करना नहीं। अब आप बोलोगे सर इस गणित में तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी लिखा हुआ है, फिर भी आपने ग्रास किए, तो क्या आपका पहला वीडियो गलत था? तो मेरा उत्तर है पहला वीडियो गलत नहीं था। पहले वीडियो के अंदर में जो न्यूमेरिकल नंबर 1 आपका था उसमें ये नेट वर्ड गणित में लिखा नहीं था, और मैं पूरी बात एक साथ तो समझा नहीं सकता हूं, इसीलिए आज आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। विनिंग फ्रॉम लॉटरी इतना ही वर्ड है, उसके आगे पीछे कोई कोष्टक नहीं है, रिसीव्ड नहीं है, नेट वर्ड नहीं है, तब ग्रॉस नहीं करना है। रिसीव्ड लिखा है तो ग्रॉस करना, हो तो पहले समझा चुका हूं। अब बता दो, विनिंग लिखा है फिर भी ग्रॉस करना है कब? जब कोष्टक में नेट वर्ड दिया है। आप अच्छे से गणित को पढ़ लो। विनिंग फ्रॉम लॉटरी लिख के प्रॉब्लम चुपचाप नहीं है। नंबर 1 का प्रॉब्लम विनिंग के साथ रिसीव्ड है, ग्रॉस करना पड़ेगा। विनिंग के साथ नेट है, ग्रॉस करना पड़ेगा। सिंपल विनिंग है, न तो रिसीव्ड लिखा है न तो नेट लिखा है, तो ही ग्रास नहीं करना है। इसीलिए डिलिबरेटली जानबूझकर मैंने ये प्रॉब्लम दिया है ताकि आपको पहले नंबर के गणित और दूसरे नंबर के गणित में कोई कंफ्यूजन न हो। क्योंकि आप पहला वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बिल्कुल कहा हुआ मैंने कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी बोला है तो आपको ग्रास नहीं करना है, रिसीव्ड बोला है तो ग्रास करना है। आप पकड़ोगे सर यहाँ भी तो विनिंग है, लेकिन नहीं, यहाँ विनिंग के साथ साथ नेट वर्ड है। और जब कभी वर्ड नेट लिखा है तो ये चाहे डिविडेंड को लिखा हो, इंटरेस्ट को लिखा हो, कोई भी इनकम को लिखा हो, नेट वर्ड का मतलब है टैक्स काटकर, और आपको इनकम टैक्स काटकर नहीं, टैक्स पकड़ कर लेना पड़ता है। इसीलिए देखिए इसको ग्रॉस किया है
70,000 से 70 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, 80,000 का आंसर। नेक्स्ट, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, अगेन यहाँ नेट लिखा है। नेट नहीं लिखा होता तो ग्रॉस नहीं करते, नेट लिखा है। आपने सर रिसीव्ड नहीं लिखा है ना, रिसीव्ड नहीं लिखा है तो भी द मीनिंग ऑफ नेट इज इक्वल टू रिसीव्ड। तो ग्राफ हो गया 28,000 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई 100, 40,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री लिस्टेड डिबेंचर, जब ये टैक्स फ्री वर्ड आ जाता है और लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, ये प्राइवेट कंपनी का डिबेंचर है। जब इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री बोल दिया, टैक्स फ्री सिर्फ दो प्रकार का, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट। मैं भी प्राइवेट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट की नहीं। गवर्नमेंट नीचे, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी माफ, चलो दोनों एक साथ समझा दिया। इंटरेस्ट है, ऑन है, टैक्स फ्री है, लिस्टेड अनलिस्टेड भूल जाओ, डिबेंचर है, ये भी डिबेंचर है, बट ये कोई किसका गवर्नमेंट का ऐसा लिखा है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, when the government bonds it is tax free, ये exempted, ये इनकम में नहीं आएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि वही टैक्स फ्री प्राइवेट सिक्योरिटीज का है तो हर बार वो जब टैक्स फ्री बोल दिया तो बोल दिया, उसको आपको ग्रास करना पड़ेगा। उसका फार्मूला है जो आपको मिला, यस बराबर बोल रहा हूँ, इनकम और मिले में फर्क है। इनकम ज्यादा होती है, मिला हुआ पैसा कम होता है। तो मिली हुई रकम को 90 से भाग दो। सर यहाँ पे 70 से दिया, लॉटरी है, गैम्बल है, सट्टा है, घुड़दौड़ है, ये ब्याज है, इसके अलावा कोई तीसरा फार्मूला नहीं है। 90 से भाग दो, 100 से गुणा करो, ये 8,000 इसकी इनकम आ गई। यानी आपको टैक्स फ्री से 8,000 का ब्याज मिला है, इस पर 10% गवर्नमेंट ने काट लिया 800 रुपए, तो हाथ में रकम कितने? 7,200। लास्ट, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, नंबर 1 के भी गणित में था, 9 नंबर के गणित में भी है। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ये 8,000 रुपए, गणित पूरा हुआ, ये टोटल किया, टोटल है 2,01,000। दिस इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दिस इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 9। अब रिमेनिंग प्रॉब्लम आप करो, मैं उसमें से छांटता हूँ जो आपको गणित दिया है उसमें से। अब मुझे जो लगेगा टिपिकल है वो मैं अगले वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। थैंक यू।